नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। राजनीति को समर्पित हमारा ये विशेष कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर आते हैं और इसमें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि किस तरह की राजनीति देश में चल रही है और राजनीतिज्ञ क्या बयानबाजी दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां किस तरफ जा रही हैं और किस तरह चुनावी जो माहौल है उसमें अब सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। चूंकि इस साल एक तरह का सेमीफाइनल होने वाला है और 5 राज्यों के चुनाव होने हैं इस साल में और इसके बाद अगले साल देश में आम चुनाव होना है। हालांकि ये जो चुनावों का हमारे यहाँ एक अजीब सा मामला चल रहा है कि हर वक्त चुनावी माहौल सा ही रहता है देश में, जबकि अन्य लोकतंत्र में यदि हम देखते हैं तो चुनाव को लेकर इतना ज़्यादा मामला नहीं रहता है। यहाँ पर स्थिति ये है कि ग्राम पंचायत से लगाकर फिर कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव चल रहे हैं, कभी इसके चुनाव चल रहे हैं, कभी उपचुनाव चल रहे हैं, कभी किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बारे में मंत्रणा भी चल रही है और यदि कॉन्सेंसस बनी तो ऐसा भी लगता है कि देश में एक ही बार चुनाव करा लिया जाए, बाकी 5 साल जो है काम के लिए लोगों के पास समय रहे, काम हो, देश की प्रगति हो। क्योंकि चुनाव एक बहाना है, चुनाव एक माध्यम है देश को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन अब ये बहाना और माध्यम जो है वो मूल बन गया है और अब मुख्य ध्येय इसका बन गया। ध्येय जबकि विकास है, ध्येय जबकि काम है, लेकिन अब चुनाव ही ध्येय बनता जा रहा है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक विसंगति हमारे इस लोकतंत्र में आन पड़ी है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा विचार की जरूरत है और यदि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बात वाकई सच है और इसमें ये जो पटलाई करते रहते हैं 5 साल पूरे ही, इसको लेकर अब थोड़ा सा चूंकि 75 साल हो गए हैं, 75 साल में तो व्यक्ति अधेड़ अवस्था को पार कर वानप्रस्थ में आ जाता है। हमारा लोकतंत्र भी अब परिपक्व हो चुका है। ऐसे में हम सबको ये सोचना है कि ये जो माहौल है इसको थोड़ा सा पटरी पर लाया जाए और ये जो तरह तरह के नारेबाजी लोग करते हैं इसमें जनता को थोड़ा सा जागरूक और थोड़ा पढ़ा लिखा होने का एक दर्शन देना चाहिए। पढ़ा लिखा होने का मतलब हमारा ये नहीं है कि कोई डिग्री से ही पढ़ा लिखा होता है। आप पढ़े लिखे अपने स्वभाव से भी हो सकते हैं, चीज़ों को देखने का निरीक्षीर विवेक भी आप में है, वो भी आप शिक्षित ही माने जाओगे। इसलिए ये शिक्षा जो है वो इस तरफ हमें सोचनी चाहिए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है लगभग इसी नौयत का है, इसी नेचर का है, इसी प्रकृति का है कि हम देश में जो बदलता हुआ माहौल है, बदलती हुई राजनीति है, इसको देख रहे हैं और किस तरह की राजनीति हमें चाहिए, किस तरह की आइडियल हमें स्थितियां चाहिए, आदर्श स्थितियां चाहिए, इसको लेकर हमारा मुख्य फोकस रहता है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ राजनीति में बहुत ही लंबा अनुभव रखने वाले, 6 दशक का सक्रिय राजनीतिक अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री राजनीति के चाणक्य चंद्राजीत सिंह भी जुड़ते हैं। अब प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और सिंघवी साहब को हम वेलकम कहते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहली बात आपके समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामनाएं। और ये जो लोग हनुमान जयंती कहते हैं, हनुमान जयंती कहना हम बंद करें, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जी जो हैं वो हमारे परंपरा के अनुसार, हमारे नॉलेज ट्रेडिशन के अनुसार अमर हैं, जीवित हैं। जयंती उसकी मनाई जाती है जो अभी जीवित नहीं है, इसलिए इसको जन्मोत्सव कहना हम शुरू करें। तो सभी को आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहला मुद्दा चंद्राजीत सिंह भी आपके सामने ये हम रखना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस, 44th ईयर ऑफ जो एस्टैब्लिशमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, वो मनाया है। ये जो 43 साल हैं, इन 43 सालों में हम हमारे व्यूअर्स के लिए जानकारी दे देते हैं कि 1980 में आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना का 44वां वर्ष में एंट्री होने का ये उत्सव बनाया है। सिंघवी साहब, आप क्या देखते हैं इन 43 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी का सफर है, जब पार्टी शुरू हुई थी तब से लगाकर आज तक, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कितना कामयाबी का यह सफर आपको दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी का 44वां उत्सव है, मान लिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जब राज में आई तो डायरेक्ट नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मदद और सहायता से कांग्रेस को हटाकर शाह कमीशन के अंदर इंदिरा गांधी को प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा करके मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया था।
ये इसका लचीलापन था। मोरारजी को स्वीकार करना, मोरारजी को प्रधानमंत्री बनाना, अपने आप को मोरारजी के अधीनस्थ रखना और उस सरकार के अंदर अपने काम करने का प्रयास करना, ये किया। लेकिन उन्होंने, सरकार ने शाह कमीशन की स्थापना की। शाह कमीशन ने इंदिरा गांधी को पुनर्जीवित कर दिया। एक गलत फैसला था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद इंदिरा गांधी का पुनर्जन्म होता ही नहीं। इसके बाद चलता रहा। बाद में फिर बीच में इनके भी आपस में टकराव हुआ और मोरारजी देसाई को जाना पड़ा। और उस सब के बाद में कुछ समय के लिए को अवसर मिला, तब मैंने मुंबई के अखबार का था कि चरण सिंह जी आएंगे, चंद महीने रहेंगे, फिर चले जाएंगे और उसके बाद चुनाव होंगे तो उसके बाद ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी लुप्त हो गई। उसके बाद इन्होंने एक मुद्दा उठाया राजीव गांधी के सामने, बफर कांड का, और इसके पीछे भागते भूत के पीछे लंगोट की तरह पड़ गई और बहुत बुरी तरह से कांग्रेस का विरोध किया। ये विरोध चलता रहा। उसके बाद में भी कांग्रेस 1998 तक सत्ता में नहीं आई, 2003 तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। उसके बाद में कांग्रेस बीजेपी सत्ता में नहीं आई। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का 5 साल का स्वर्णिम काल आया। उस काल में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को साबित कर दिया कि भाजपा में वो मुद्दा है, वो दम है, वो हैसियत है, वो योग्यता है, वो व्यक्तित्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी इस देश पर राज कर सकती है। और ऐसा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में जो स्थिति आई वो छुपी नहीं है। जब मोदी जी राज में आ गए तब वास्तविक उदय, वास्तविक ताकत और वास्तविक स्वरूप भाजपा का सत्ता में आया। और मोदी जी का 10 साल का जो समय है, इसको भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम युग के नाम से याद किया जाएगा। अटल जी ने जो किया, सड़क क्रांति एक बहुत बड़ा उनकी देन थी, पर जो नरेंद्र मोदी ने आकर के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, जो भारतीय जनता पार्टी का विकास किया, जो भारतीय जनता पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय पहल बढ़ाई, जो भारतीय जनता पार्टी को सम्मान दिया, जो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का मुखिया बना दिया, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आना मजाक नहीं था, मगर ये हुआ। ये 44 साल के इस पीरियड में मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के राज में आने के बाद किया। गुजरात पूरा खा गई। धीरे धीरे प्रांतों के अंदर बहुमत हुआ, राष्ट्रीय बहुमत हुआ और भारतीय जनता पार्टी देखते ही देखते पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना गई। आज इतने वर्षों बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्ष का विकास, 40 वर्ष की उत्पत्ति और 40 वर्ष की प्राप्ति को सम्मानीय और वंदनीय माना जाएगा। आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपना डंका है। पूरा विश्व जानता है कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो फोर्ट नॉक्स की तरह मजबूत है, उसको हिला नहीं सकता कोई। ये उपलब्धि तो मोदी जी के आने के बाद ही हुई है। 44 साल की पहले के 30 साल के इतिहास की चर्चा करने से ज्यादा हम केवल इन 10 वर्षों की चर्चा करें। अब मोदी जी आ गए। मोदी जी ने आते ही जो बकबक करते थे हमारे सामने पड़ोसी देश, हुंकार करते थे, उनकी हुंकार को सिसकियों में बदल दिया। जो बार बार कश्मीर की आड़ में आतंकवाद का नारा लगाते थे, उस आतंकवादियों का सर कुचल दिया और कश्मीर में 370 की धारा ला करके हटा करके वो काम कर दिया जो 120 वर्ष में कांग्रेस नहीं कर पाई। इसलिए मैं मानता हूं कि 44 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्तियों में पिछले 10 साल की 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति विश्व के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, लोकतंत्र तरीके से प्राप्त किया था श्रेष्ठतम इतिहास बनाती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सफलतम पार्टी के रूप में इन 44 साल में स्थापित कर दिया गया है। राइट। 100 साल के लगभग बाद, यानी कांग्रेस की स्थापना के 100 साल के लगभग बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। और इन 43 सालों में, एग्जैक्टली 43, लेकिन 4 दशक मान सकते हैं, क्योंकि पार्टी की स्थापना होना ही कोई बड़ी बात नहीं, उसका फिर ऑफिस बनना, फिर पदाधिकारी बनना, एक संगठन बनना, तो वो उसमें टाइम भी लगा होगा। और ये भी बात समझ में आती है कि 84 का इलेक्शन आते आते
भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो पाई थी। और इन हम 100 सालों का कांग्रेस का पहले का और 100 साल के बाद बनी हुई पार्टी का, ये दो विचारधाराएं हैं असल में देश में। आप इन दोनों पार्टियों की, जब कांग्रेस की राजनीति भी आपने खूब देखी है और उस पार्टी में रहे भी हैं, उस पार्टी की राजनीति भी की है, आप फिर भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, वजूद में आने के साथ ही पावर में आने के बाद, आपको देश की राजनीति में किस तरह का डिफरेंस नजर आया? क्या कोई वाकई कोई डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी ला पाई क्या भारतीय राजनीति में? जबरदस्त डिफरेंस नजर आ रहा है। आपको बता दूं, सन 74 तक सी राजगोपालाचारी जिंदा थे, तब स्वतंत्र पार्टी देश की दूसरे नंबर की पार्टी थी। राजगोपालाचारी की मृत्यु के बाद जनता दल और जनसंघ का विलय होकर के जनता पार्टी का निर्माण हुआ। तब से अब तक इनके पास में मुद्दा ही मुद्दा था। सबसे पहला मुद्दा तो था राम जन्मभूमि का मुद्दा। न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बचाकर अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर का समाधान कर दिया। उसके बाद में धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जिस प्रकार का अल्पसंख्यकवाद कांग्रेस प्रचारित और प्रमोट करती थी, उसको ब्रेक लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये भारतीय जनता पार्टी भारतवर्षीय पार्टी है, ये कोई धर्मनिरपेक्ष या धर्म विपक्षी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद गुजरात का उदाहरण ले लो, जिस गुजरात में आए दिन दंगे होते थे, एक भी दंगा आज तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के आतंकवाद को कुचल के रख दिया है। कितना बड़ा परिवर्तन आया सिद्धांतों में। सनातनवादी, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी और भारतवर्ष को सम्मान्य करने वाली राजनीति में परिवर्तन के कांग्रेस को शूद्र पार्टी बना दिया, श्रमिक पार्टी बना दिया और साबित कर दिया कि 100 वर्ष तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो धर्मनिरपेक्षता का नारा देती थी, वो गौण नारा था, वो व्यर्थ का नारा था, वो अर्थहीन नारा था, उसका कोई महत्व नहीं था। आज इस देश में हम लोग सभी धर्म, वर्ण, संस्कृति, विचारधारा, मंदिर और सबके हम रक्षक हैं। हमने एक ऐसा उदाहरण दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी परिकल्पना लोकतंत्र में सिद्ध तरीके से नहीं की जा सकती थी। जब सबसे पहला बड़ा झटका देकर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने 370 की धारा को हटाया, पूरे देश में चर्चा थी कि अगर 370 की धारा हट गई, क्योंकि यह कांग्रेस का प्रचार था, तो कत्लेआम हो जाएगा, रक्तपात हो जाएगा, खून की बूंद नहीं बही। हंसते हंसते नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन करते हुए कश्मीर को 370 की धारा से मुक्त कर दिया। क्या ये कम उपलब्धि है? बात हुई विश्व में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को गौण मानते थे, वो भारत को सिरमौर मानने लग गए। आज विश्व के अंदर लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, दो राष्ट्र लड़ते हैं, तो बीच का सरपंच की भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी की होती है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है? अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हम सिद्ध हो गए, हम प्रूव हो गए, हम प्रमाणित हो गए कि भारत एक शक्ति है। फिर भारत की सैन्य शक्ति का जो विस्तार हुआ, उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। आज भारत की सैन्य शक्ति विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पर आने की ओर में लगी हुई है। आज हमारी सेनाएं सशक्त है, हमारी ताकत है, मिलिट्री मजबूत है, हमारे सारे सीमांत एकदम दर्द मजबूत किले की तरह है। आज हमें किसी की ओर झांकने ताकने और देखने की जरूरत नहीं है। हम पहले PL 480 का गेहूं मंगाकर अमेरिका से बांटा करते थे, आज तो गेहूं एक्सपोर्ट करने की स्थिति हमारी आई हुई है। क्या नहीं हुआ? उद्योग में आगे बढ़े, विकास में आगे बढ़े, राष्ट्र नीति में आगे बढ़े, धर्म नीति में आगे बढ़े, संस्कृति की नीति में आगे बढ़े, हर चीज में आगे बढ़े, हर तरफ विकास ही विकास, हर तरफ विकास, हर तरफ उन्नति। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपने पूछा क्या परिवर्तन आया? ये परिवर्तन आ गया। हम यात्री की जगह दाता बन गए, हम यात्री की जगह दाता बन गए। इससे बड़ा क्या परिवर्तन आ सकता है? ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो राजनीति की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो राजनीति में एक जो इम्पोर्टेंट बात वो यह है कि धर्मनिरपेक्षता के बरक्स धर्म सापेक्षता का नारा लगाया गया, और अब देखिए आप सॉफ्ट पावर के रूप में योगा तक को इंटरनेशनल मान्यता मिल चुकी है। जबकि योगा को यदि हम वैसे देखें तो ये तो मान्यता नहीं देने वाले थे धर्मनिरपेक्षता के वाले चक्कर में कि नहीं इसमें धर्म जुड़ा हुआ है, जबकि योगा में धर्म नहीं जुड़ा हुआ है, योगा इज ए प्रैक्टिस। तो ये भी बात है। बट एनीवे, आपने कांग्रेस का नाम लिया तो आपने ये भी इशारा किया कि कांग्रेस क्षुद्र पार्टी हो चुकी है, छोटी पार्टी हो चुकी है। तो इसमें आज की जो खबर है वो हम हमारे व्यूअर्स को देते हैं, और आपका कोई रिएक्शन हो तो आप दीजिएगा, हम आपसे चाहेंगे कोई रिएक्शन आप दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने आज
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और भारतीय जनता पार्टी की केरल यूनिट को ज्वाइन किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई है। यदि हम कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी की बात करें तो कांग्रेस में जो प्रमुख नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, उनमें ए.के. एंटनी का नाम आता है। केरल के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री तक रहे हैं और कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है CWC है उसके मेंबर हैं। कांग्रेस की आज की जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जो है, अनुशासन समिति है, उसकी अध्यक्षता करते हैं। कोर जो कमेटी है सोनिया गांधी के नेतृत्व में, उसके मेंबर हैं और सोनिया गांधी के विश्वस्त लोगों में माने जाते हैं। इतने बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता का जो शीर्ष जो नेता के बिल्कुल नजदीक लोग हैं, उनके बेटे का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना किस तरह का मैसेज देता हुआ लगता है आपको, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पश्चाताप, पलायन और परिवर्तन ये हुआ है। मैं कहता हूं आप ए.के. एंटनी के बेटे की बात कर रहे हो। मेरे पास तो अंतरात्मा को पहचानने वाला एक्सरे नहीं है। कांग्रेस के 80% लोग इस बात पर कन्विंस्ड है कि हमने इस देश को संकीर्ण धर्मनिरपेक्षता के जाल में फंसाकर परिवर्तन और प्रोग्रेस से रोक दिया था। अंदर ही अंदर चाहते आना, मगर शर्म आती है। इतने वर्षों तक कांग्रेस के नाम पर सत्ता में रहे, सत्ता का भोग किया। आप ए.के. एंटनी की बात करते हैं, मैंने तो पूछा नहीं है, मगर मैं जानता हूं कि अंदर ही अंदर ए.के. एंटनी भी अपश्चाताप कर रहे होंगे कि पिछले 15 वर्ष में जो कांग्रेस का पलायन हुआ है, जो कांग्रेस की दुर्गति हुई है, जो कांग्रेस की अवमानना हुई है, जो दोनों कांग्रेस का तिरस्कार हुआ है, जो यूपी, गुजरात और सब प्रांतों में कांग्रेस की पराजय और पिटाई हुई है, उसके बाद कांग्रेस में है क्या। अब आपने एक बात कही कि ए.के. एंटनी के बेटे ने ज्वाइन कर ली। कितनी बड़ी खबर है ये। इस खबर को आप साधारण मत लीजिए। जिस बेटे ने अपने बाप का इतने वर्षों का उम्मीदें देखा हो, उत्थान देखा हो, सत्ता में भागीदारी देखी हो, शासन में हिस्सेदारी देखी हो, वो पश्चाताप कर रहा है। और पश्चाताप करने के बाद में आप चीज क्या करता है? पलायन करता है। और जब पलायन करता है तो उसके बाद में क्या करता है? वो किसी को स्वीकार करता है। पश्चाताप भी हुआ, पलायन भी हुआ और बाप का को स्वीकार कर लिया। मैं ए.के. एंटनी के बेटे को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं कि अब कम से कम उनमें ये साहस है। साहस तो क्या पता है कि एंटनी में भी होगा, पर हमारे पास साहस नापने की मशीन नहीं है। बहुत अच्छा। वो नप गई मशीन। मैं आपसे कहता हूं वो मशीन नपी है। कांग्रेसी नेता आज एक मिनट व्यूअर्स को बता देते हैं, व्यूअर्स को बता देते हैं वो मशीन लग चुकी थी 2014 में, जब ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी का एक काम था कि हार के कारण क्या रहे। 2014 के चुनाव में जब हार मिली कांग्रेस को, तो हार के कारणों को लेकर एक खोजबीन समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष थे ए.के. एंटनी। ए.के. एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कांग्रेस का हिंदू विरोध चुनाव में हार का प्रमुख कारण है। हिंदुओं का विरोध किया है। ये बहुत बड़ी बात। ये हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में और भारतवर्ष का मतलब हिंदू है। इसको समझे नहीं कांग्रेस इतने बरस तक। किस दबाव में रही? क्यों कांग्रेस ने ऐसा किया? जब कांग्रेस को मालूम था कि 80% हिंदू है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। ए.के. एंटनी ने सच कहा था। उसने ये तो नहीं कहा कि क्रिश्चियनों का मत तो नहीं बढ़ा, उसने कहा हिंदुओं का विरोध किया। हिंदुओं का विरोध करने का मतलब था हिंदुस्तान का विरोध करना। और इस नीति पर जवाहरलाल जी के वक्त से लेकर के, इंदिरा गांधी से वक्त से लेकर के, राजीव गांधी के वक्त से लेकर नरसिम्हा राव तक स्वीकार किया गया, उसको माना गया। अब जब एक बार आपको याद होगा अयोध्या के मंदिर को तोड़ने की जिम्मेदारी किस पर डाली गई थी? नरसिम्हा राव पर। उसकी क्या सजा मिली उसको? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सही कहा था ए.के. एंटनी ने। अरे ए.के. एंटनी की आत्मा ने जो कहा, इतने दिनों तक अंदर ही अंदर घुटते रहे और जो घुटन बाहर नहीं आई तो बेटे के रूप में घुटन बाहर आ गई और उनके बेटे ने बात में ज्वाइन कर ली। आई कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ए.के. एंटनी कम से कम इतना तो हिम्मत रखते थे जो सही बात कहते थे। कोई सही बात कहने को ही तैयार नहीं थे। सबको डरता है कि 10 नंबर नाराज हो जाएगा, सोनिया नाराज हो जाएगी, राहुल जी नाराज हो जाएंगे, प्रियंका नाराज हो जाएगी। अब आया पश्चाताप। अब तो राहुल गांधी भी मंदिरों में जाने लगे हैं, शिव जी से लेकर के सत्यनारायण की पूजा करने लगे हैं। वक्त आ गया। पश्चाताप हुआ, मैंने कहा था, पर पश्चाताप बहुत देरी से हुआ। हो तो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपको कह रहा हूं सुभाष जी, हिंदू और हिंदुस्तान को अलग देखने वाला आदमी राजनीति में जिंदा रहने का हक नहीं रखता है। भारतवर्ष का है भारत। भारत के 2 उद्भव हैं। एक उद्भव तो भारत है, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है, और दूसरा जैनियों के ऋषभ देव के भाई भरत ऋषि के नाम पर भारत पड़ा है। इनका तो कोई नाम ही नहीं है।
ये तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस का तो, कांग्रेस ने तो सोचा ही नहीं। कांग्रेस ने देखा कि ये 15-20% वोट हमारे पक्के हो जाएंगे, 10-20% शेड्यूल कास्ट के पक्के हो जाएंगे, हम सत्ता में बने रहेंगे। पर सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, सत्ता जनता का फैसला है। और इस देश की जनता देशभक्त है, इस देश की जनता देश को चाहती है, इस देश की जनता भारत को चाहती है, इस देश की जनता सवर्णों को चाहती है, इस देश की जनता दलितों को चाहती है, इस देश की जनता सबको चाहती है। अरे इस देश की जनता तो मुसलमानों तक को चाहती है। इन मुसलमानों के अंदर यह घटा की हिंदू विरोधी भावना भरने का सारा उत्तरदायित्व कांग्रेस पार्टी पर है। अगर आज से कांग्रेस पार्टी सिद्धांत पर होती कि नहीं हम सब एक हैं, काहे की धर्मनिरपेक्षता, धर्म सापेक्षता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है सर्वधर्म समानता होगी। कांग्रेस की राजनीति में वो कहा है, कांग्रेस ने सवर्णों के विरुद्ध इनका अल्पसंख्यकों का समर्थन करके संविधान की हत्या की है, संविधान की भावना को ठेस पहुंचाई है। अगर कांग्रेस संविधान की भावना पर चलती तो ये धर्मनिरपेक्षता का शब्द नहीं आता, इसकी जरूरत ही नहीं थी। राइट। अब आते हैं आपकी कर्मभूमि राजस्थान की तरफ, जहां अभी कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं राजेंद्र राठौड़, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को उपनेता बनाया गया है विपक्ष का। आपको क्या लगता है ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तो क्या असर होने वाला है? असर तो होने ही वाला है, असर तो हो ही चुका है। बंबई के अंदर भी एक चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, बाहर के आदमी को सीएम बना करके उस चीफ मिनिस्टर को अंडर में डाल दिया। इट वाज नॉट ए गुड एक्सपेरिमेंट, बट कर दिया गया। इस बात से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। आप मुझे ये बताइए, राजेंद्र राठौड़ को विपक्ष का नेता बनाने की बात तो समझ में आती है, क्योंकि अब विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है, विधानसभा होनी नहीं, एक आध बार होगी। विपक्ष के नेता के पद की जरूरत कहां है? विपक्ष है ही नहीं। जब विधानसभा नहीं तो विपक्ष का नेता क्या करेगा? ये तो ऐसी बात हो गई कि एक आदमी को जागीर बख्श दी गई और उससे कहा गया भाई तेरे जागीर का क्षेत्रफल क्या है, तो बोला क्षेत्रफल तो है ही नहीं। तो बिना क्षेत्रफल के जागीरदार की क्या वैल्यू है, बिना विधानसभा में विपक्ष के नेता की क्या वैल्यू है? लेकिन क्षत्रिय एक बहुत बड़ा तबका है जो भाजपा का समर्थक रहा है। असल में भाजपा शुरू से बीबीटी थी, बनिया ब्राह्मण ठाकुरों की पार्टी। तो एक संतोष करने के लिए एक को ब्राह्मण को बना दिया अध्यक्ष, एक को बना दिया विपक्ष का नेता। पर कोई बात नहीं, फैसला है। अब सवाल यह पैदा है व्यक्तित्व की वैल्यू क्या रही, उस आदमी की वैल्यू क्या रही, उस आदमी का इतिहास क्या था, ये देखना चाहिए था। कितना अनुभव है, कितनी सेवा है, कितना कुछ देखा नहीं, बना दिया। मगर एक खुशखबरी है, इसके बावजूद सतीश पूनिया को उसके अंदर कर डालने के बाद भी जाटों ने कभी इसका खुल के विरोध नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात है। जो जाट समाज स्वाभिमान के लिए, अपने आप पर रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 78 के अंदर नाथुराम मिर्जा जी को बुलाकर इंदिरा गांधी ने कहा था मेरी नीतियों पर आओ। नाथुराम जी का नहीं, मैं अपनी नीतियां नहीं छोड़ूंगा। और जब सारी कांग्रेस हार गई तो नाथुराम मिर्जा नागौर से एकमात्र एमपी जीते थे, उस समाज ने भी विरोध नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति यहाँ की सब जातियों की आस्था है। अभी महाजन वर्ग बहुत नाराज है, पर बोला कहा मैं अखिल भारतीय जैन समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बस यहाँ के सबसे बड़े समाज का व्यक्ति हूँ। हमने भी विरोध नहीं किया, कर दिया तो कर दिया। इससे साबित क्या हुआ? एक लाइन साबित हुई है कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि वसुंधरा सहित किसी की हैसियत नहीं है जो उसके सामने एक शब्द बोल दे। इसको मैं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में भाजपा के लोगों की आस्था मानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं मानता हूं। आपने वैश्य समाज का हिंट दिया है, इस बार के चुनाव में क्या वैश्य समाज भी अपनी कोई समाजी ताकत दिखाने के मूड में है? जबरदस्त। मैं आपसे एक बात बताऊं, वैश्य समाज के सब तबके मिलाने के बाद हमारी संख्या राजस्थान में 45 लाख है। मैं वैश्य भी हूं, जैन भी, जैन वैश्य ही होता है। आप तो मुझे ताकत दिखानी याद मानते हैं, हम 20-25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकते और 20-25 वाला सत्ता नहीं बना सकता, मगर 50 सीट हराने की ताकत है वैश्य समाज की। अगर वैश्य समाज ने गांठ बांध ली कि अमुक पार्टी को हमें हराना है तो 50 जगह वैश्य समाज दुकान में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, दुकानदारी में बैठे बैठे, व्यवसाय में बैठे बैठे हरा देगा। वो धूल चाट लेगी वो पार्टी। इसलिए मैं कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगाह करना चाहता हूं, अगर आपने वैश्य समाज के साथ अन्याय किया तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं तो इस पर संघर्षशील आदमी हूं। मैं तो एक बात जानता हूं, मेरे जीवन का एक ही सिद्धांत, टिट फॉर टैट, जो जैसा करे उसको वैसा जवाब देना चाहिए। ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है।
आपने ब्राह्मण को एडजस्ट कर दिया, आपने ठाकुर को एडजस्ट कर दिया। क्या किया था उन्होंने आपका? जो आपका एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में पूरा व्यस्त समाज नरेंद्र मोदी और भाजपा का भक्त रहा है, आरएसएस को बनाने वाला व्यस्त समाज रहा है, आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया। इस अन्याय की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन चुकाए कैसे? सामने कांग्रेस है जिसकी नीतियों को व्यस्त समाज नहीं मानता, जिसकी धर्मनिरपेक्षता को व्यस्त समाज नहीं मानता, जिसकी स्वार्थ नीति को नहीं मानता, जिसके भ्रष्टाचार के कीर्तिमान जिसकी संख्या दी है, कल ही फिगर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, बताया कितने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको नहीं मानता। ये व्यस्त समाज चरित्रवान, देशभक्त, भारत भक्त, हिंदू भक्त, सनातन भक्त, जैन भक्त है, इसलिए उस हद तक नहीं जाएगा जिस हद तक जाना चाहिए, लेकिन अपने सक की लड़ाई के लिए मांग करेगा, डिमांड करेगा, ताकत दिखाएगा और संघर्ष करेगा, और उस संघर्ष में बिना किसी शर्त के मैं अग्रणी रहने की कोशिश करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। राइट। लास्ट सवाल है आपसे, ये जो नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी की हुई हैं, इसका कोई फायदा कांग्रेस को मिल सकता है क्या? इस गतिरोध में कोई आपको दिखाई देता है कि कोई स्थिति ऐसी जो गतिरोध की कही जा सके? ऐसा है, एक नदी, तैरती हुई नदी से एक आदमी तैर करके बाहर आ गया, लेकिन वो जब बाहर आके देखा तो सामने समुद्र था, तो जाता कहां? इसलिए इसका फायदा कांग्रेस नहीं उठा सकती। जितना विरोध राजेंद्र राठौड़ के बनने या न बनने के कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के कारण जातिवादी वर्गों पर हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग तो जाट हुआ है। जाट भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, लेकिन जाए तो जा का, एक तरफ हुआ दूसरी तरफ बावड़ी, वो अशोक गहलोत को देखना ही नहीं चाहता। अशोक गहलोत का जाट विरोध 40 साल पुख्ता है, इनका तो अभी भी थोड़ा बहुत हुआ है, और 2003 में इस विरोध के रहते हुए भैरू सिंह जी शेखावत के कहने के बाद हम जाटों को लाए, मैं नहीं कहता मैं हम लाए, मैं लाया, वसुंधरा जी लाए, तो 10 में से 9 सीट नागौर जिले में हम लेके आए, जो नागौर जिला जाटों का मार्गदर्शक है। लेकिन अब कांग्रेस के सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अशोक गहलोत को रहते हुए इन नियुक्तियों का जो नुकसान है उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक तरफ 6 फुट 7 फुट पानी में डूबने का चांस है, दूसरी ओर 70 फुट पानी में डूबने का चांस है, तो आदमी कम पानी में डूब के तो आत्मा मारेगा, ज्यादा गहरे पानी में डूब कर मरेगा नहीं। ये स्थिति हो जाएगी तो कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा, कांग्रेस का भविष्य तय है। मैंने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस 32 सीट से ज्यादा सीट नहीं लाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जो पहले 150-60 कहती थी, वो अब सिमट करके 132, 30, 40 पर आएगी, लेकिन तीसरे मोर्चे को लाभ होगा, निर्दलीयों को लाभ होगा। लोगों ने कहा 75 साल से ज्यादा आदमियों को टिकट नहीं देंगे, भाजपा नहीं देगी तो क्या उनको निर्दलीय टिकट दे देंगे? ये उम्र का भी बंधन टूटने वाला है, टूटा है ना वहां पे कर्नाटक के अंदर, दिया ना 82 साल के आदमी को टिकट। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कुछ निर्णयों में समय आते परिवर्तन करना पड़ेगा। इस हड़ता, दृढ़ता, अकड़ और घमंड से नहीं चलता है काम। राइट। तो आपने सुना, ये हैं चंद्राजीत सिंघवी। चंद्राजीत सिंघवी ने बहुत विस्तार से पूरे परिदृश्य को आपके समक्ष रखा। चंद्राजीत सिंघवी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी, आपको धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।